नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन कई तरह के सवाल भी निकल करके वहां से आए कि आखिर महिलाओं के पिछड़ेपन की वजह क्या है। खास करके अगर हिंदुस्तान के यानी भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश की जाए तो भारत में महिलाओं के पिछड़ेपन की कई सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से भी महिलाओं को वो मकाम नहीं मिल पा रहा है जिसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। उसकी एक बेहतरीन मिसाल ये पेश की जाती है कि महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण दिए जाने के मुद्दे को अभी तक साफ नहीं किया गया है, यानी कि मामला अधर में लटका हुआ है। आपको बता दें कि ये राज्यसभा में तो पास हो चुका है, लेकिन लोकसभा में पास होने के इंतजार में अभी तक ये बिल बैठा पड़ा है। अगर तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो इसके पक्ष में है, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसे पास क्यों नहीं कराया जा रहा है। अगर मुस्लिम महिलाओं की बात की जाए तो मुसलमानों में वैसे भी पिछड़ापन है और इसके सबूत भी कई बार पेश किए जा चुके हैं। बावजूद इसके इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मायूसी है। हालांकि कुछ अच्छे हालात भी हुए हैं जिससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इसी मुद्दे को हम रखते हुए चर्चा करेंगे न्यूज लाइन में। महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक शिक्षा महिला नहीं ग्रहण करेंगी, उनका आगे बढ़ना हमेशा रुकावटों के दायरे में रहेगा, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आखिर महिलाओं में शिक्षा की कमी क्यों है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और महिलाओं की बदहाली को भी इसमें समेटने की कोशिश करेंगे अपनी न्यूज लाइन के इस कार्यक्रम में तमाम मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। महिला शिक्षा या एक बड़ा सवाल। हकीकत तो ये है कि महिलाएं देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं और तमाम सरकारी और गैर सरकारी दावों के बावजूद महिलाओं की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। दरअसल महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो सोच समाज में फैली हुई है उसे बदलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आंकड़ों की माने तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में कुल साक्षरता 74.04% तो वहीं कुल महिला साक्षरता 65.46% है, जो सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े करती है। साथ ही संसद में हंगामों के बावजूद महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर 8 मार्च को चर्चा तो हुई, लेकिन वो सवाल जो लंबे समय से चला आ रहा है उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। वहीं सोनिया गांधी ने इसी मुद्दे पर बेबाकी से अपना पक्ष रखा। कई चुनौतियों के बावजूद भारतीय महिलाओं ने अपने लिए एक मुकाम बनाया और सर्वोच्च पदों को सुशोभित किया, लेकिन आज भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज इनमें 40 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं। ये किसी क्रांति से कम नहीं है, लेकिन आज हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। हमारे समाज में कई अच्छी परंपराएं हैं जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन सामाजिक बुराइयों से लड़ने की जरूरत है। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण के प्रावधान वाला विधेयक लंबे अरसे से लंबित पड़ा है, जिसे पारित किए जाने की जरूरत है। सरकार चाहे जो भी हो, महिलाओं के पक्ष में उठा ये सवाल आज भी उसी तरह बाकी है। अब देखना ये होगा कि महिला आरक्षण का ये मसला आखिर कब हल होता है, कब महिलाओं को उनका हक मिल पाता है। चैनल 1 न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट। तो ये बड़ा अहम सवाल है कि आखिर महिलाओं को उनका हक कब मिल पाता है, और महिलाओं को अगर ये हक नहीं भी मिल पा रहा है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इसी पे हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। तो हम सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करा दें, यानी उनका परिचय करा दें, इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं रामाधर शर्मा, जो बीजेपी के नेता है। रामाधर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद मौलाना सैयद अहमद, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। मौलाना सैयद अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं अनीसुर रहमान सैफी, जो पीस पार्टी के नेता भी हैं और विधायक भी हैं। अनीसुर रहमान सैफी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जाने माने शिक्षाविद इलियास मलिक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इलियास मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
हम सीधे सबसे पहले शिक्षाविद इलियास मलिक से सवाल करना चाहेंगे। इलियास मलिक, आखिर महिलाएं पिछड़ी क्यों हुई हैं? महिलाओं में शिक्षा का अभाव क्यों है? आपने शिक्षा पर बहुत ज्यादा काम किया है, आपको बहुत सारी जानकारियां भी हैं। देखिए, ऐसा है कि सही बात अगर की जाए तो ये है कि शिक्षा में तो महिलाएं भी पिछड़ी हैं और पुरुष भी पिछड़े हैं। लेकिन ये महिलाओं बात का और है रेशियो कि ज्यादा है। महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। जी। इसलिए कि जब कोई बच्ची तालीम हासिल करती है तो सही मानों में एक पूरा ख़ानदान बनता है। बच्चे के तालीम हासिल करने पर तो एक इंसान अच्छा बनता है, लेकिन बच्ची की तालीम हासिल जब होती है, बच्ची जब तालीम हासिल करती है तो पूरा ख़ानदान संवरता है और बनता है। जी। और सही मानों में बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है। जी। वहाँ से उसकी तालीम शुरू होगी। जी। तो अगर महिलाएं तालीम याफ्ता होंगी, महिलाएं शिक्षित होंगी, तो यकीनन बच्चे की शिक्षा वहीं से शुरू हो जाती है और वहीं से शुरू होगी। जी। आज स्कूलों में भी जब बच्चों को भेजा जाता है या बच्चियों को भेजा जाता है तो उनको जो होमवर्क या दूसरी चीज़ें दी जाती हैं, अगर माएँ पढ़ी लिखी होती हैं तो वो उन बच्चों को ज़्यादा बेहतर तालीम घर पे भी दे पाती हैं। जी। लेकिन जो हमारे यहाँ महिलाओं में तालीम की कमी है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और उसमें एक तो ये है कि इस मुल्क की 70% आबादी जो है वो गांव में रहती है। जी। और गांव में आज भी बच्चियों के तालीम हासिल करने को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता, बल्कि किसी हद तक मायूब कहीं कहीं समझा जाता है जी। जितना कि लड़कों के बारे में। और लड़कों की तालीम में भी स्कूलों की कमी आज भी है, जबकि राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। जी। और ये कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। लेकिन आप गांव की क्या बात करेंगे, शहरों में भी आज जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि बच्चों के एडमिशन्स कैसे हों, उनके दाखिले कैसे हों, इसलिए कि स्कूलों की कमी है। तो लड़कियों को तो जाहिर सी बात है कि पहले एक जो सोच हमारे समाज की है उसमें लड़कों को ज्यादा अहमियत दी जाती है लड़कियों के मुकाबले में। हालांकि ये गलत है। लड़कियों और लड़कों को बराबरी की निगाह से देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस सोच को बदलना चाहिए कि लड़के और लड़की दोनों बराबर हैं। और लड़की की तालीम लड़के से ज्यादा इसलिए अहम है क्योंकि लड़की जो है वो हमारा समाज जिम्मेदार है या सरकारी तंत्र जिम्मेदार है? नहीं, इसमें देखिए जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी तालीम के सिलसिले में तो माँ बाप की होती है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं तो उसके रास्ते तलाश करते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी तो उस वक्त होती है जब जैसे कि बच्चों के दाखिले नहीं हो रहे हैं, स्कूलों की कमी है, वो जिम्मेदारी हुकूमत की है। लेकिन स्कूल भेजना तो जिम्मेदारी माँ बाप की है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, माँ बाप की जिम्मेदारी है और माँ बाप को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए फर्ज समझ करके। मौलाना सैयद अहमद, चूंकि आप टीचर हैं, आपको भी तजुर्बा है, आखिर ये जो कमियां हैं खास करके महिलाओं के अंदर, यानी तालीम निस्वा की अगर हम बात करें तो कहां पे ये कमियां आपको नजर आती हैं, क्यों पिछड़ापन है ये? देखिए, ये किस्सा आज छिड़ा है जी, लेकिन दरअसल इसकी ज़रूरत बहुत पहले थी जी, और पहले भी चल रहा होगा, लेकिन पहले से, लेकिन जिस जोर शोर से अभी आवाज़ उठी है जी, इस 10-15 सालों के अंदर जी, और ये आवाज़ की ज़रूरत बहुत पहले थी, लेकिन बहरहाल जो भी वक्त पे अपने उठी। जी। तो हमारे यहाँ क्या है कि जैसे हमारे इलियास भाई ने फरमाया जी कि सबसे पहला हक माँ का होता है, जी, माँ बाप का होता है। थोड़ी सी बुनियादी कमी तो वहीं हो जाती है जी, लेकिन उसके बाद थोड़ी जिम्मेदारी जो बनती है जी, वो उसके बाद कुछ हुकूमत के ताउन की बनती है। जी, तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से जितनी जिम्मेदारी माँ बाप की है वो तो अपनी जगह है, लेकिन हुकूमत
इस हुकूमत जो है उसका भी एक इसके अंदर अच्छा खासा अमल दखल है, चाहे वो कोई सी सरकार हो, चाहे मौजूदा सरकार हो, चाहे इससे पहले वाली सरकार हो, कोई भी हो। लेकिन दोनों से, चाहे आने वाली सरकार हो, दोनों से सिर्फ यही चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को ये लोग भी इसके अंदर कॉपरेशन दें और इसको इस इशू को आगे बढ़ाएं। जो महिला, जो खवातीन जो पीछे रह गई हैं, अब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका है, उसकी तलाफी तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मजीद नुकसान हम चाहते हैं कि अब ना हो। जो भी सरकार है, मौजूदा हो या आइंदा हो, हम उससे यही चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, हो या राज्य की, कहीं की भी हो, क्योंकि ये मसला ऐसा है, इसमें कोई भेदभाव का मसला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं उसको इस तरह से लाएं ताकि ये मजीद नुकसान अब ना हो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए आएंगे आपके पास फिर। अनीसुर रहमान, चूंकि आप विधायक हैं पीस पार्टी से, आप राजनीति में हैं, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी एक बड़ी वजह है महिलाओं की बदहाली के लिए? देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जी, कल महिला दिवस था जी, मैं इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से मुल्क की महिलाओं को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। बिल्कुल। मैंने ये महसूस किया है कि जो तालीम का मामला है महिलाओं की, उसमें सरकारों की इच्छा शक्ति तो बात की बात है, लेकिन जो शुरुआत में खराबी है समाज के अंदर कि बच्चा पैदा हुआ तो निकाह जो है या शादी जो है वो बेतहाशा महंगे हो गई, खर्चीली शादियां हो गई। अब आदमी पढ़ाई की तरफ से अपना ध्यान हटा के और इस कोशिश में लग जाता है कि भाई शादी के लिए पैसा इकट्ठा करो। नहीं, इससे तो शादी और पढ़ाई का तो अलग अलग मसला है ना। पढ़ाई में ऐसा भी नहीं है, ये तो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन उस अंदाज में, उस रेशियो में ऊपर नहीं जा रहा है जिसकी आवश्यकता है। साहब, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जी जी जी। मेरा कहना यह है कि तालीम महंगी हो रही है जी, और जब माँ बाप शादी की तरफ देखते हैं तो उस मेयार की तालीम नहीं दिला पाते जो होनी चाहिए। लेकिन सच ये है, आज के दौर की अगर बात की जाए, कि अगर कोई तालीम याफ्ता लड़की है तो उसकी शादियों में आसानी होती है। उसकी अगर शादी कराई जाए, अगर कोई तालीम याफ्ता लड़की है तो वो वहां आसानियां पैदा होती है, ये भी तो सच है। नहीं साहब, उस लेवल की तालीम याफ्ता लड़की होनी चाहिए, तभी तो इतनी इस लेवल की तालीम याफ्ता लड़कियां कितनी हैं। चूंकि अगर हम माशरे की बात करें, अपने समाज की बात करें, तो जब भी अगर लड़कियों के रिश्तों की बात होती है तो पहला सवाल यही होता है कि लड़कियों की तालीम कहां तक की है। लड़कियां जो है, या कोई भी लड़की, किसी की भी बात हो, तो ये पूछा जाता है लड़के वालों की तरफ से कि ये कहां तक पढ़ी है, ये क्वेश्चन जरूर किया जाता है। तो ये तो पॉजिटिव चीज है। ये बात सही है, आपकी तालीम के बारे में मालूम किया जाता है, लेकिन वो उस वक्त ये जहन पर रहता है कि साहब इसमें खर्च कितना होगा शादी में। तो अब रही बात गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति की, गवर्नमेंट जितनी भी है अपने बजट के लिहाज से पूरी कोशिश करती हैं कि लोगों को स्कूल मुहैया कराएं, स्टाफ मुहैया कराएं जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो बजट तालीम पर खर्च होना चाहिए जी, वो नहीं हो पा रहा है, उसका इंतजाम नहीं हो पाता जी। आज भी टीचर्स का मुकम्मल इंतजाम गांव देहात में नहीं है जी, और जो पढ़ाई हो रही है उसमें मिड डे मील पे लोग वहां खर्च कर रहे हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल बनती है साहब, सरकार की जिम्मेदारी जी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। रामाधार शर्मा, आप बीजेपी के नेता हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं महिलाओं के साथ, लेकिन चूंकि शुरुआती सवाल है इसलिए हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर महिलाओं के अंदर पिछड़ापन है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा समाज, हमारा राजनीतिक तंत्र, या हमारा प्रशासनिक तंत्र, या हमारा सरकारी तंत्र? सबसे पहले इसके लिए जो जिम्मेवार है वो हमारा सामाजिक परिवेश है जी। चाहे किसी धर्म के लोग हों, पर्दा प्रथा है हमारे यहाँ, गांव देहात में महिलाओं को, बच्चियों को रखा जाता है बिल्कुल सुरक्षित, एक जैसे रुई में मोती को छुपा के रखा जाता है, उस तरह से ये बात लगभग 15 वर्ष पहले हमारे यहाँ चल रहा था। लेकिन उसके बाद हमारे दक्षिण के राज्यों में हम देखें, वहां पर लोगों ने महिलाएं आगे आई, और आज केरल में हम देखते हैं 100% महिलाएं साक्षर, 92% वहां है,
पुरुष 100% साक्षर है। हाँ, लगभग। तो ये ग्रेडेशन जो बढ़ा, इसके लिए पिछली सरकारों ने, जैसे मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में प्रोजेक्ट विद्यालयों का एक हमारी सरकार थी, वहाँ जेडीयू के साथ मिलकर हम लोगों ने 7 वर्ष सरकार चलाया। उस दरमियान हम लोगों ने प्रोजेक्ट विद्यालय, गाँव में जो प्राइमरी विद्यालय थे उनको प्रोजेक्ट विद्यालय में कन्वर्ट कराया हम लोगों ने, और बच्चियों की, विशेष रूप से दलित परिवार की बच्चियों को उस प्रोजेक्ट विद्यालय में ऊपर वाले माले पे उनका हॉस्टल बनाया गया, नीचे वाले माले में कक्षाएं रहीं, महिला शिक्षिकाओं की व्यवस्था की गई, तो ग्रेडेशन बढ़ा है। उसके साथ साथ जो बच्ची स्कूल आ रही है, वो चौथी के बाद फिर उनको एक साइकिल मुहैया कराने का सरकार ने कार्यक्रम रखा, क्योंकि गरीबी बहुत है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में, चाहे किसी राज्य की हम बात करें, गरीबी बहुत है। और बच्चियां भी 6-8 वर्ष की होती हैं तो कुछ कुछ घर के काम में और दूसरे कामों में लग जाती हैं। तो अब वहां पर कुछ प्रलोभन देके कि ठीक है, उनको स्कूल विद्यालय भेजते हो तो एक साइकिल मिलेगा, 3-4 हजार रुपए का साइकिल है, साथ साथ वो लिखना पढ़ना सीख जाएंगी। अब बहुत सारे जैसे मनरेगा के पैसे हो गए, या आप देखते हैं कि रसोई गैस के पैसे, वो सारे सब्सिडी जो है वो खाते में ट्रांसफर होने लगे। तो उस समय अब लोगों को और आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं भाई, महिलाएं हमारे घर की अब साक्षर अगर रहेंगी तभी वो उस खाते को ऑपरेट कर पाएंगी। तो पिछले 15 वर्षों में मैं देख रहा हूं कि समाज में महिलाओं को भी, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, उन लोगों ने अब पढ़ाने की एक मुहिम से शुरू की है। और इसका अपने देश में लगता है कि अगले 5-6 वर्ष और परिणाम आने में लगेंगे। सरकारें भी अपनी ओर से, चाहे किसी दल की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, वो अपने स्तर पर इस अहम बिंदु पे जहां हम पिछड़े हुए थे उस पे प्रयास कर रही है। और घर के लोग भी, अब गरीब तबके के लोग भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे साक्षर बने, पढ़े। हाँ, अब एक बार पढ़ाई का, जैसे सरकारों ने मुहिम चलाया कि हमको साक्षर बना देना है, एजुकेशन दे देना है, उसके बाद अब बात आती है क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन निश्चित रूप से, जैसा बाकी साथियों ने कहा, हमारे यहाँ बहुत महंगी है। हमारे देश में सबके पहुंच के अंदर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। लेकिन चलिए, पहले हम लोग साक्षरता का दर बढ़ा लें, उसके बाद फिर क्वालिटी एजुकेशन की ओर सरकारें आएंगी, और निश्चित रूप से इस मुद्दे पर काम सभी दल के लोग करेंगे। क्योंकि पहले राजनीतिक जो लोग आ रहे थे, वो राजनीतिक लोग भी 4वीं 5वीं पास आते थे। अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, राजनीति में भी अच्छे खासे लोग डिग्री होल्डर आ रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, तो उनका सोच भी अब उसी हिसाब से बदल रहा है। जी बिल्कुल, सोच जाहिर सी बात है, बदलना भी चाहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, शकील आलम सैफी, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट। शकील आलम सैफी, आपका स्वागत है। शकील, हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के एजुकेशन को लेकर के, महिलाओं की तालीम को लेकर के। हमारे देश का जो एजुकेशन का जो निज़ाम है, उसके बारे में एक आंकड़ा मैं पेश कर दूं सबसे पहले, सवाल लेने से पहले, कि हमारे देश में जो साक्षर दर है वो 74.4% है, जो आंकड़ा है हमारे पास। और पुरुषों की साक्षर दर की अगर बात करें तो 82.14% है, जबकि महिलाओं की 65.46% है। यानी कि खानगी की जो शरह है वो कम है महिलाओं के अंदर, यानी साक्षरता दर कम है। शकील, इसके लिए आप किन हालात को जिम्मेदार मानते हैं, किस हालत को जिम्मेदार मानते हैं? या जो हमने अभी एक सवाल किया था, जो आपने भी सुना है शायद रामधार शर्मा से, समाज, शासन तंत्र, हाँ, सामाजिक परिवेश, शासन तंत्र, राजनीतिक तंत्र, सरकारी तंत्र, ये सब है, या कहीं बुनियादी चीजें जो हमारी पिछड़ रही हैं वो सबसे बड़ी वजह है? इतना बड़ा सवाल आपका है ये कि ये 1-2 वाक्यों में इसका जवाब नहीं हो सकता। हाँ, बोलें। सबसे पहला ये, एक अल्लामा इकबाल का शेर लिखा गया था तकरीबन 100 साल पहले जी, कि गुजरा जमाना खिदमत उस्ताद की एवज, दिल चाहता था हदिया दिल पेश कीजिए, और बदला जमाना ऐसा कि लड़का पसंद सबक कहता है मास्टर से कि बिल पेश कीजिए। अच्छा। अब जमाना वो आ गया कि एक तो शिक्षा उद्योग बन गई, इंडस्ट्री है ये शिक्षा, और बहुत बड़ा उद्योग बन गई। दूसरी बात, बेटी का जहां तक सवाल है, बेटी को 1400 साल पहले कुरान ने बाप की जायदाद में वारिस बनाया, कुरान ने विरासत दी। भारतीय संविधान भी बेटी को विरासत, तमाम धर्मों में लड़कियों की अहमियत को बताया गया है। नहीं, विरासत दी साहब, विरासत। जब तक विरासत बेटे की तरह बेटी को औलाद ना मान लिया जाए, बेटी को पराये घर का कूड़ा जब तक माना जाता रहेगा, तब तक
100 साल और लगेंगे अभी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो आपने रखा है। बेटी को जितना ज्यादा पढ़ जाएगी उसकी शादी उतनी ही महंगी हो जाती है। फिर बाप को ये फिक्र कि अब इतनी महंगी शादी कैसे करूं। ये तो कीमत नहीं कि बेटी डॉक्टर बन गई या बेटी ने आईएएस क्वालिफाई कर लिया, कोई कीमत नहीं है। अब तो उतना ही महंगा लड़का चाहिए, बाप कहीं से लाओ उतना पैसे दे। बात यह है कि नहीं, जब तक इसका फायदा तो होता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। आज के दौर में अगर आज के समाज की बात करें तो मैंने अभी अनीसुर रहमान जो एमएलए हैं पीस पार्टी से, उनसे यही हम क्रॉस कर रहे थे, ये भी आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, समाज में आज ये जरूर आया है निकल करके सामने कि अगर लड़कियों की तालीम कम है तो फिर रिश्तों में भी पूछा जाता है और वहां दिक्कतें होती है। अगर लड़कियां पढ़ लेती हैं तो अच्छे रिश्ते भी आने लगते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही है। पढ़े लिखे लड़के मिलते हैं, ज्यादा तालीम पा लेने के बाद उनके विवाह योग्य वर ढूंढने में भी आपने सही कहा कि माता पिता को उतनी ही ज्यादा परेशानी होती है। ये तो नहीं, तो देखिए ये जो प्रॉब्लम्स की आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये तो देखिए हर समाज में होगी और होती है। अब इसमें एक तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शादी बहुत आसानी के साथ की जानी चाहिए, लेकिन आज शादी को इतना महंगा कर दिया गया। तालीम की आप लोग बात कर रहे हैं, एजुकेशन पर, एजुकेशन को जैसे अभी कहा कि भाई उद्योग बना दिया तो वो महंगा हो गया। ये सारी चीजें जो महंगी हुई उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोगों को आगे आना चाहिए। इसमें लड़कियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, न लड़कियों का कोई कसूर है। लड़कियों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लड़कियों को तालीम दिलाएं। और समाज हम में लड़की वाले हैं तो हम लड़के वाले भी हैं, हमारी सोच बदलनी चाहिए। और समाज में अगर कुरीतियां हैं और फैल नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उन कुरीतियों को दूर किया जाए, उन बुराइयों को दूर किया जाए। लेकिन होता यह है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम करके उसको छोड़ देते हैं। अब जब अभी आपने कहा, अभी एक एक्ट चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत अच्छा है, लेकिन अब इस पे जरूरत इस बात की है। नहीं, तो शकील साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दी, फिर हम आएंगे। जी शकील साहब, आप जो कह रहे थे, आपने पहले ही कहा था कि थोड़ा वक्त चाहिए। जी मेरी अर्ज ये है जनाब कि बेटी का जो बाप की जिम्मेदारी आखिरी होती है वो उसकी शादी होती है। पढ़ाई लिखाई ये सब एक उसका जरिया है वहां तक पहुंचने का कि शादी बेटी की अच्छी हो जाए। उस वक्त में जाकर जब लड़के वाला ये कहता है कि साहब कैसा बजट है आपका, तो कम से कम इस्लाम ने तो बड़ा खुल के कह दिया 1400 साल पहले कि लड़की वाला उससे भी तो पूछा भाई तेरा क्या बजट क्या है, मेरी बेटी को तू मेहर कितने देगा। बेटी भी तो औलाद है। अगर तू 1 करोड़ रुपए शादी में लगवाने चाहता है तो 1 करोड़ रुपए की मेहर बेटी को दे और नकद दे। अपनी औकात यहाँ पे दिखा। तो तू कार मांगता है, कार ने कौन मना करता है, लेकिन कम से कम कार के बराबर कीमत के तो मेहर दे दे। अब कार तो नकद और मेहर उधार, और वो भी 5000। तो साहब बेटियां तो इस हाल में रहेंगी। ये इंसाफ नहीं है। बेटी भी औलाद है, बेटा ही औलाद नहीं है, बेटी भी औलाद है। नहीं, तो वही सोच हमारी बदलनी चाहिए ना, जिसके बारे में इलियास मलिक साहब भी कह रहे थे कि सोच हमारी बदलनी चाहिए। अगर हम लड़की वाले हैं तो लड़के वाले में, अगर हम लड़के के रिश्ते के लिए जाते हैं तो हम भी सोच वहां बदलें कि हमें एक लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, हमें जहेज नहीं लेना है। नहीं, सोच भी तभी बदलेगी जब तालीम आएगी। चलिए ठीक है, हम रोकना चाहेंगे, चूंकि इंडिकेशन आ रहा है ब्रेक पर जाने के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और राजनीतिक दल के नेता भी हमारे साथ कुछ कड़वे सवालात भी करेंगे इनसे। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, और खास करके महिलाओं के अंदर अगर शिक्षा नहीं है तो जाहिर सी बात है बदहाली का एक सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। हालांकि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये बड़ा कारण माना जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसी पे चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले हम सवाल कुछ सामाजिक रूप से कर रहे थे, लेकिन कुछ अब सियासी सवालात भी करने जरूरी हो जाते हैं। हमारे साथ सियासी नेता भी हैं, यानी सियासतदान भी हैं। हम अनीसुर रहमान से, जो एमएलए हैं पीस पार्टी के। अनीसुर रहमान, आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं को क्यों पीछे रखा जाता है, उसकी पीछे की वजह क्या है? देखिए साहब, ये जो महिलाओं से मुताल्लिक आरक्षण बिल है पार्लियामेंट में और असेंबली के लिए, इस पे कोई ना कोई फैसला अब आना चाहिए। इसको ज्यादा लिंगर ऑन करना ठीक नहीं है। पंचायतों में आपने रिजर्वेशन दे दिया और उसकी वाहवाही भी अब तक लूटी जा रही है हर लेवल पे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पंचायतों के अंदर भी, चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, क्षेत्र पंचायतें हों या जिला पंचायतें हों, वहां पर जब मीटिंग होती है और फैसला लेने का वक्त आता है तो महिला पीछे रह जाती है और उसका जो हस्बैंड है, पति है, वो सब मामलात को तय करता है। प्रपोजल देने हैं या कोई बात कहनी है या कोई जिरह और बहस करनी है, जबकि कानूनी तौर पे बिल्कुल अगर कोई महिला मेंबर है तो महिला का ही। लेकिन अनीसुर रहमान, क्या आपकी सोच तभी बदलेगी जब कानून बनाया जाएगा? क्या आप अपने लेवल से अपनी सोच नहीं बदल सकते? अपनी कार्यप्रणाली को बदल नहीं सकते अपने स्तर पे? आप बताएं, आप पीस पार्टी से एमएलए हैं, पीस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, बता सकते हैं कि कितनी महिलाओं को टिकट दिया था पीस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में? पीस पार्टी ने एक महिला को टिकट दिया था जी, और वो भी जीत कर नहीं आ पाई। लेकिन पार्टियों को जब तक ये आरक्षण नहीं हो जाता है महिलाओं का, नहीं तो वही मेरा सवाल है ना कि क्यों आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक ही उम्मीदवार आपने खड़े किए, आखिर क्यों किए? क्या कानून बनेगा तभी आप ज्यादा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे? इस बात का इंतजार हो रहा है। हमारी पार्टी उस वक्त नई नहीं थी 2012 में, इसलिए समझ नहीं सही। हमारा मतलब ये बाल्यकाल था उस वक्त, तो जल्दबाजी में जो भी कर सकते थे उस वक्त, और नई पार्टी की तरफ उस वक्त महिला आकर्षित भी नहीं होती थी। जो दिग्गज नेता होते हैं वो भी आकर्षित नहीं होते थे, डरते थे कि पता नहीं जीतेंगे या हारेंगे। मजबूत पार्टियों की तरफ जाते थे, इसलिए कम आई तो हमने कम ही महिलाओं को टिकट दिए। बहरहाल नतीजा नहीं आ पाया, लेकिन हमारी ये सोच है कि महिलाओं को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। अगर कानून नहीं बन पाता है अनीसुर रहमान, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में आप 33% महिलाओं को टिकट देंगे? हाँ, हमारा तो कानून नहीं भी बन पाता तब भी हमारा ये सोचना है कि नहीं, सोचना नहीं, वादा पार्टी को अपने लेवल पे 33% टिकट महिलाओं को देने चाहिए, ताकि आपकी पार्टी देगी? आप कहेंगे कबल अज़ वक्त ये सवाल किया जा रहा है? नहीं, कबल अज़ वक्त सवाल नहीं है आपका, सही वक्त पे ये सवाल है। जब इसकी शुरुआत होगी तो हम इस मामले को अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। एक आश्वासन तो मिला कि आप अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे कि 33% महिलाओं को, हालांकि 50% होना चाहिए, लेकिन चलिए 33% ही सही, कुछ तो हो, शुरुआत हो। रामाधार शर्मा, आपकी पार्टी केंद्र में है, आप बीजेपी के नेता हैं, महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास हो रहा है? राज्यसभा में 2010 में इसे पास करा लिया गया, लोकसभा में आप पूर्ण बहुमत में हैं, आप क्यों नहीं पास करवा पा रहे हैं? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान साक्षरता और अनपढ़, यानी कि दो लफ्ज हैं, अनपढ़ शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, साक्षरता की जहां बात आप करेंगे वहां असाक्षरता अपने आप आ जाएगा, अनपढ़नेस अपने आप स्वयं आ जाएगा। साक्षर कहने की आवश्यकता हम लोगों को तब तक पड़ेगी जब तक 100% हम लोगों की आबादी, हमारे देश के लोग जो है साक्षर नहीं होंगे, तब तक ये थोड़ा कड़वा शब्द है, लेकिन अनपढ़ शब्द का प्रयोग होता रहेगा। वो इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अनुचित बात उन्होंने कह, चलिए ठीक है, माना, बात रही, माना। अब बाकी 33% आरक्षण की बात आप जो कर रहे हैं, ये पिछले यूपीए 1 यूपीए 2 के बारे में देश कर रही है। यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय में भी कांग्रेस और भाजपा दोनों दल इसके लिए एकमत थे, लेकिन उस समय कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था यूपीए में,
तो जो बाकी दूसरे सहयोगी दल उसके थे, समाजवादी पार्टी थे, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जेडीयू, ये सारे दल जो थे, क्षेत्रीय पार्टियां इसका विरोध कर रही थी। उनको उस आरक्षण में आरक्षण का शायद उनका डिमांड है कि आरक्षण में आरक्षण मिले, जबकि हमारे यहाँ शायद नहीं बल्कि यही बात हाँ, यही डिमांड है। तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है उसमें कि कोटे में कोटा शब्द की को समावित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस भी चाहती है, प्रमुख विपक्षी दल भी चाहते हैं कि हाँ महिलाओं को आरक्षण मिले 33% लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनावों में, और बीजेपी भी चाहती है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पिछले सत्र में भी काम विधायी कार्य जो है बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं पे बाधाएं आती रही, संसद का सत्र सुचारू रूप से नहीं चला, बहुत सारे मुद्दे अटके पड़े हैं। तो निश्चित रूप से दोनों बड़े दल इस देश के जो हैं वो लोग इस बिंदु पे विचार कर रहे हैं। आपसे भी अगर यही सवाल करूं जो मैंने अनीसुर रहमान से ये सवाल किया था, अगर आपसे भी यही सवाल करूं कि क्या 33% महिलाओं को मैदान में उतारने के लिए कानून की आवश्यकता है? निश्चित रूप से वो इसके बगैर आप नहीं दे सकते, बिना कानून बनाए आप नहीं दे सकते। हमारे देश का ये कल्चर है, आप कानून बनाएंगे तभी लोग उसका पालन करेंगे। ऐसे 33% अगर पार्टियों को ये अभी तो हम कल्चर से हट के बात कर रहे हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। राजनीतिक दलों को अगर आप ये दायित्व उनके ऊपर सौंपेंगे तो ऐसी सीटें जो उनकी लॉस्ट सीटें हैं, जहां वो जीतने की संभावना नगण्य है, उन सारी सीटों पर महिला उम्मीदवार डाल के वो अपना फॉर्मेलिटी यानी नकारात्मक। लेकिन अगर स्पेसिफिक लोकसभा क्षेत्र को और विधानसभा क्षेत्रों को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाए, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्व है वैसे कर दिया जाए, तब हम इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन कब तक? निश्चित रूप से हमको लगता है कि लोकसभा के इस कार्यकाल में इस पर कोई ना कोई फैसला, पॉजिटिव फैसला आ जाएगा। लोकसभा में बहुमत में है। हाँ, इस कार्यकाल में आ जाए। नहीं, फिर राज्यसभा में गया हुआ था, फिर उसको लोग सेलेक्ट कमेटी में डाल दिए। हाँ। 1-2 अमेंडमेंट्स थे वो मामले, लेकिन इस करंट लोकसभा के कार्यकाल में इस पर लगता है कि कोई ना कोई फैसला आ जाए। जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं शकील आलम सैफी। शकील, आपने दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का बयान सुना, क्या आप सहमत हैं इन दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान से? हमारे देश में संविधान की जो व्यवस्था है वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए संविधान में व्यवस्था की गई थी आरक्षण की। आरक्षण हमारे यहाँ 4 कैटेगरीज का आरक्षण दिया जा रहा है और 4 वर्गों को दिया जा रहा है। पहला, उच्च शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में, पंचायतों स्थानीय निकायों में और विधायिका में, लोकसभा और विधानसभाओं में। और दिया जा रहा है एससीज को, ओबीसीज को, एसटीज को और महिलाओं को। ओबीसी को नहीं, मैं बता रहा हूँ साहब, पूरी बात बता रहा हूँ मैं। एससी क्या ये विधानसभा और लोकसभा में ना तो महिलाओं को और ओबीसी को इनको नहीं दिया गया, एससी एसटीज को चारों जगह मिल रहा है। इसमें कुछ ऐसी विसंगतियां हैं पहले डे 1 से ही आरक्षण में, जो आज तक पूरी राजनीति हमारे देश की आरक्षण पर घूमती रहती है। जब चाहे इस भूत को, हम सिर्फ महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमें उधर नहीं जाना है। अब मैं महिला सिर्फ महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं। मैं महिला पर ही आता हूँ जी। जहां तक सवाल है नैतिकता का, हमारी राजनीतिक पार्टियों में जो नैतिकता, ये तो मैं नहीं कहता नैतिकता नहीं है, अच्छे अच्छे नेता हमारे देश में भी हैं, पार्टियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, मगर वो करना भी चाहें अगर बगैर कानून बनाए चाहे भी देना, तो इस तरह के संगठन उनमें अंदर हैं तमाम नीचे जमीन तक, कि वो कहीं ना कहीं अपनी सियासत भिड़ाकर उसका टिकट कटवाकर और दूसरे का कर देंगे, और हो भी गई तो बहरहाल उसे जीतने नहीं देंगे। इसमें कानून तो खैर बनना चाहिए, जरूर कानून तो बनना चाहिए महिलाओं के लिए। तो अब आप ये बताइए कि जब इस तरह की सोच है तो कानून बनाने में कहां से सकारात्मक कदम उठाया जाएगा? शायद यही वजह है कि 1996 में पेश किया गया था और 2016 20 साल का अरसा गुजर गया, वहीं का वहीं है, ढाक के 3 पात। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं इस पर एक बात बताना चाहूंगा कि 1996 में जब ये लोकसभा में पेश हुआ था तो उस समय एक हमारे बिहार के सांसद थे, उन्होंने फाड़ दिया था। नहीं, 1996 में नहीं फाड़ा था उन्होंने, ये बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तब तो उन्होंने फाड़ दिया था। जी, सुरेंद्र प्रसाद यादव उनका नाम था, आरजेडी के विधायक थे उस समय से आज तक।
जितने चुनाव हुए हैं सभी चुनाव में वो लड़ते हैं और सभी चुनाव में वो दूसरे नंबर पे आते हैं। दोबारा लोकसभा उनको देखना नसीब नहीं हुआ। मैं भी लड़ा हूं, 2009 में मेरे खिलाफ भी वो थे चुनाव में, लेकिन वो उसके बाद से हर बार वो दूसरे नंबर पर ही आ रहे हैं। तो अब इसी से सोचिए तो निश्चित रूप से महिलाएं उनसे ग्रामीण क्षेत्र में, वो जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र है बिहार वही का, दोहरा मापदंड। जी शकील आलम अपनी बात पूरी करें जल्दी से, फिर वहां महिलाएं मौलाना सैयद अहमद के पास जाएंगे। जी शकील साहब। जी मान्यवर, मेरा कहना ये है कि यत्र नारिया पूजनते रमनते तत्र देवता, ये हमारे देश का एक आदर्श वाक्य है। जी बिल्कुल। तो हेमा मालिनी ने कल जैसा अभी बता रहे हैं हमारे साथी कि 20 साल से लटका हुआ है, ये शर्मनाक है। और इसी सत्र में, इसी में अभी होना चाहिए, अभी होना और अभी हाल होना चाहिए। इस अगले विधानसभा चुनाव में जो यूपी में होने जा रहे हैं, आप जो हो रहे हैं इन 5 राज्यों में, इनमें महिलाएं आरक्षण मिलने के बाद ही महिलाओं को चुनाव लड़ा जाए, अभी दिया जाए, बिल्कुल देर जी अभी आपकी मांग है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? नामुमकिन भी नहीं है साहब, असंभव भी नहीं है, ये हो सकता है। हमारे अच्छे सोच के नेता भी सबसे पहली बात ठीक है, वो कानूनी दावपेच अपनी जगह, राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जो शायद नहीं नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। तो मैंने कल एक अपने शो में महिला दिवस पे ही शो किया था, तो मैंने कहा था कि पुरुष प्रधान समाज, और ये जो पुरुष प्रधान समाज है शायद ये सबसे बड़ी दिक्कत और बाधा पैदा करती है, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो पा रहा है शायद। मौलाना एक बात है आप इसमें जी हाँ बताइए। देखिए, ये जो रिजर्वेशन होना चाहिए ये कोटे के अंदर कोटे के द्वारा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कमजोर लोग तबके की और कहना चाहिए कि मतलब गरीब तबके की जो महिलाएं हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगी पार्लियामेंट में। फिर जनरल इस पोजीशन में तो बड़े बड़े लोगों को टिकट मिल जाएंगे, बड़ी महिलाओं को टिकट मिल जाएंगे, तो गरीब आदमी की बात कौन कहेगा? आपकी सोच किस तरफ है? यानी जेडीयू जो चाह रही है, कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, चाह रही वही। हाँ, बीसी के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को कोटा वो होना चाहिए हर हाल में। जी अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनका हक मारा मसले बहुत हैं, बहुत मुश्किल है, हाँ बड़ी दिक्कत है। मौलाना सैयद अहमद, चूंकि आप टीचर हैं इसलिए हम चाहेंगे कि आपसे थोड़ा सा हट के सवाल करें इस सिलसिले में। हम महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बदहाली की बात कर रहे हैं, महिलाओं को के पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, जो महिलाओं को जिस तरह से रखा जा रहा है, वो बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर उसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपको क्या ये नहीं लगता कि जो लड़कों की तालीम पे जोर दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी लड़कियों की तालीम पे जोर देना है? देखिए, जहाँ तक जोर का सवाल है, अब जिस तरीके से आज से 10-15 साल पहले से जी ऐसा नहीं है, फर्क तो आया है और लड़कियों पर भी तालीम पे जोर दिया जा रहा है। लेकिन तालीम, जैसे हमारे भाई ने कहा भी कि तालीम इतनी महंगी हो चुकी है, जो अच्छी और आला तालीम है उस तक हम लोग, हमसे मुराद हर पिछड़ा तबका, चाहे कोई सभी मजहब हो, कोई सभी मजहब का मानने वाला हो, वहां तक पहुंचने की सलाहियत नहीं होती हमारे अंदर। हम हमारी बच्ची बहुत से बहुत पहुंचती है तो इंटर तक पहुंच गया है। लड़के तो पढ़ लेते हैं ना, नहीं, लड़के जो पढ़ लेते हैं उसमें लड़कों के अंदर जाहिर सी बात है, तो आप भी जानते हैं कि लड़के और लड़कियों में एक फर्क होता है। लड़कों को जो कॉन्फिडेंस लड़कों को अपने पर होता है, जो उनका एक हौसला होता है, वो लड़कियों में नहीं होता है। ये तो एक, क्योंकि वो नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। आप देखें कि अभी जो अगर एग्जाम्स की बात करें, हम परीक्षा की बात करें, तो ज्यादातर परीक्षाओं में, यानी ज्यादातर एग्जाम्स में लड़कियां अव्वल आती हैं। नहीं, वो बात आपकी सही। लड़कियां जो अव्वल आती हैं जी, वो सारे लोगों को नहीं कह सकते कि सारे लोग ऐसे होते हैं, हौसले में कम होते हैं। लड़कियां कितनी अव्वल आती हैं, ठीक है, अगर एक आ गई तो वही तो अव्वल है। हम बच्चियों के मामले में प्रोटेक्टिव, ज्यादा प्रोटेक्टिव है। हाँ, और ये बड़ा अहम मुद्दा है। जी बोलिए। नहीं, उसमें यह है कि हम उस पर हमें जो जरूरत है वो थोड़ी सी, जो हमें सरकार की मदद की जरूरत है, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमको एजुकेशन सस्ता करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उसमें हमें एक कॉर्पोरेशन चाहिए कि वो थोड़ा सा उसको सस्ता करें, उसके अंदर थोड़ी मदद करें। खास हमारे लिए नहीं, लड़कियों के लिए करें, लड़कियों के लिए करें। हमारे लिए वैसे ही रहने जैसा है, लेकिन लड़कियों के लिए कोई खुसूसी ऐसा कोटा बनाए, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि उनके लिए तालीम आसान हो। जैसे आप ही ने खुद कहा भी कि उनके अंदर बहुत हौसला होता है और ज्यादा होता है, और तो वो हौसला जो है अगर होता है तो कम से कम उसको और मदद मिलेगी, वो हौसला दिखाई देगा जो कि छुपा हुआ है। अब तक छुपा होने की वजूहात हैं। जाहिर सी बात है कि आपको मैंने फिर बताया, इससे पहले भी कहा कि जब वो आगे बढ़ना चाहती है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आती है। ऐसा नहीं है कि सब लोग पढ़ लिख के बहुत, हर आदमी डॉक्टर या जैसा भी जो भी चाहता है वो मुमकिन नहीं होता है। कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स आता है और लड़की रुक जाती है आके, और वहीं पर फिर एक उसका नुकसान
उसकी आल औलाद को होता है, ये आप भी जान सकते हैं, जाहिर सी बात है कि। और वैसे भी हमारे यहाँ क्या, जहाँ तक है तमाम मजहबों में शायद किसी मजहब में ऐसा नहीं है कि लड़की को तालीम से रोका जाए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ऐसा कोई मजहब नहीं जो मना करता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो बाकायदा उस पर उसके लिए फर्ज कर दी गई तालीम। हमारे यहाँ बाकायदा उस पर हदीस आ गई कि तालीम हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। हमारे यहाँ उस पर उसूल आया, उस पर यह आया कि आपके लिए जरूरी है। जाहिर सी बात है अगर तालीम नहीं, बावजूद इसके अगर सिर्फ अगर मुस्लिम महिलाओं की बात की जाए, मुस्लिम लड़कियों की बात की जाए, तो यहाँ जो खानगी की शरह है यानी साक्षरता दर वो काफी कम है जी। वो तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए देखिए सबसे पहले तो अपना घर जिम्मेदार है। उसके बाद ये कि जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए हमारा मुल्क है और हम मुल्क में हम एक किसी सरपरस्त के नीचे रहते हैं, तो उनको भी एक मुहिम चलानी चाहिए, घर से आगे निकालें, हमको घर से बाहर निकाल के जरूरी करें, उसको लाजिम करें, उसको सस्ता करें, उस पर कोई ताउन दें, कोई लालच दें इस तरह का कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। जाहिर सी बात है हम एक स्टेज पे आके रुक जाते हैं। कितना ही आप उसकी शरह अगर निकालें तो शायद 20% बच्चियां या 15% बच्चियां पढ़ पाती हैं, बाकी 85% बच्चियां जो हैं वो ऐसे ही रह जाती हैं, कहीं किसी न किसी स्टेज पे आके रुक जाती हैं। वो उसका नुकसान होता है। वो आप मैं क्या बताऊं, मैं तो इतना करीब से देख रहा हूं खवातीन को, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा ताल्लुक ऐसी जगह से है कि मतलब जिस तरह से अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज अलीगढ़ में कायम किया गया है, मैं समझता हूं शायद ऐसे हजारों गर्ल्स कॉलेज की जरूरत है कायम करने की, जो उससे फायदा पहुंचा, जिस तरह से हालात बदले, रुख बदला, तहजीब बदली, कल्चर बदला। मैं समझता हूं अगर ऐसे 10, 20, 50, 100 कॉलेज भी खोल दिए जाए तो शायद हिंदुस्तान में कम पड़ेंगे। मैं बिला मजहब और मिल्लत की उसके तफरीक की बात कर रहा हूं, मतलब सबके लिए जरूरत है, चाहे वो किसी भी उसका हो। लेकिन अगर ऐसे स्कूल का क़याम अब अमल में नहीं आया और गवर्नमेंट ने या किसी भी मौजूदा हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी, तो इसका नुकसान। और रहा सवाल जो आप लोग बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन औरतों को नहीं दिया जा रहा है या दिया जा रहा है, इस पर बात होगी ये अरे आप तालीम में आगे बढ़ाइए तो वो रिजर्वेशन खुद मांग लेंगी। आप पहले उनको वहां तक लाइए तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उनके बारे में बात करने की। हम कौन होते हैं उन्हें उनका हक देने वाले? ये उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। नहीं, वो मिलना चाहिए, आप दे दीजिए, कौन रोक रहा है आपको जी? कोई जो सरकार है वो दे दे। जैसे हमारे मतलब जाहिर सी बात मौजूदा हुकूमत में आप भाई साहब हैं, आप उसको आगे बढ़ाइए, उस बात को लाइए। लेकिन ये कहना अगर उनको तालीम में बढ़ाएंगे तो अपना हक खुद ले लेंगी, कि आज का दौर हक देने का नहीं, हक लिया जाता है जी। अगर आप बिहार की अगर बात करें, चूंकि ये बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो वर्तमान सरकार ने 35% आरक्षण की बात की है सरकारी नौकरियों में, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में बिहार की अगर बात की जाए तो। ये तो एक आंकड़ा है, लेकिन अगर कुछ और आंकड़ों को हम समझाने की कोशिश करें, हमारे पास कुछ है, उसके बाद हम इलियास मलिक आपके पास आएंगे, फिर अनीसुर रहमान से भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर साक्षरता की बात करें तो 2001 में 22,41,81,357 महिलाएं साक्षर थीं, लेकिन 2011 में काफी बढ़ गया, 33,42,50,358 महिलाएं साक्षर हुई, यानी कि फर्क जो आया 11,69,01 का, ये बड़ा फर्क आया है। तो तब्दीलियां तो इलियास मलिक आ रही हैं, लेकिन क्या उस अनुपात में तब्दीलियां आ रही हैं जिसकी आवश्यकता है? नहीं, उसमें देखिए ऐसा है, बहुत सारी वजूहात हैं। अभी जो डिस्कस हुआ, देखिए एजुकेशन में एक तो एजुकेशन है जो प्राइमरी लेवल की है, प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसकी दिक्कतें अलग हैं। फिर एक एजुकेशन वो है जो मिडिल और हायर सेकेंडरी लेवल की है, फिर एक एजुकेशन वो है जो हायर लेवल की है। इसमें अगर आप देखें बहुत सारी तादाद ऐसी है, लड़कियों में खास तौर से, लड़कों में भी है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। देखिए एक बहुत अहम बात है जिसकी तरफ मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और उस तरफ मैं हुकूमत की भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। वो ये है कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का कानून बना हुआ है, लेकिन पहली बात तो ये है कि जो कानून है, जो हमारे इस मुल्क की, हमारे देश की आबादी है 6 से 14 साल के बच्चों की, उतने स्कूल नहीं है, तो वो बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल? एक तो ये मसला है। दूसरा जो मसला है वो ये है कि 6 साल में जब बच्चा जाता पहुंचता है तो वो पहली क्लास में होता है, बच्चा जाता है नर्सरी से स्कूल में, तो जब उसको नर्सरी में कंपलसरी नहीं होगा और अगर किसी वजह से वो नहीं गया तो वो पहली क्लास में कैसे जाएगा? फिर उसके बाद आप आगे की तरफ चलिए, 14 साल का जब बच्चा होता है तो 8वीं क्लास पास करता है,
8वीं क्लास पास करने के बाद अब चूंकि न फ्री एजुकेशन है न कंपलसरी है, तो वो 9वीं में उसका एडमिशन नहीं होता। नतीजा ये होता है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। अब 9वीं में जब उसका एडमिशन नहीं होगा और उसकी उम्र है 14 साल, तो जब उसका एडमिशन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? न उसको कोई जॉब मिल सकती है, न वो कोई पढ़ाई कर सकता है आगे, और 14, 15, 16 साल की उम्र खतरनाक टीनेजर होता है। अब वो बच्चा क्या करेगा? अब वो बच्चा ये करेगा कि वो किसी की जेब काटेगा, किसी के साथ कोई चोरी करेगा, कुछ करेगा, और बड़ा होगा तो छेड़छाड़ करेगा। नतीजा ये है कि इस समाज में जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ेगी। अगर इसको 14 साल से 18 साल कर दिया जाए, यानी नर्सरी से लेकर के 12वीं क्लास तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी जाए, तो बच्चा जब 12वीं क्लास करता है उस वक्त 18 साल का हो चुका होता है और उसकी उम्र इतनी हो चुकी होती है कि उसके अंदर कुछ समझ पैदा हो चुकी होती है। और जब वो वहां से ग्रेजुएशन के लिए या किसी इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल किसी लाइन में जाता है, तो फिर उसको आसानी होती है क्योंकि वो खुद अपने लिए कोशिश करता है। तो वो जो हमारे समाज में ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा, हमारे समाज में बैड एलिमेंट्स भी कम होंगे, और इसमें लड़कों लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है। जी तो बिल्कुल, इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन हम तो लड़कियों की बात अभी कर रहे हैं, लड़कों के तालीम दोनों, जी मेरा जी दोनों कहना ये है तरफ। कि जब ये लेकिन अनीसुर रहमान, आप की पार्टी या आप अगर विधानसभा में हैं तो आप ये क्यों नहीं मांग करते, जैसा कि अभी मौलाना सैयद अहमद ने कहा कि लड़कियों की तालीम के लिए कुछ कोटा निर्धारित किया जाए जिसकी वजह से आला तालीम हासिल करने में लड़कियों को सहूलत हो, सुविधा हो। संक्षेप में चाहेंगे जवाब। जी देखिए, लड़कियों की तालीम का जो मामला है, मैं ये समझता हूँ कि पहली क्लास से और 8वीं क्लास तक ज़्यादा केयर होनी चाहिए बच्चों की। जी, लेकिन हो क्या रहा है कि जितने टीचर हैं वो सब के सब चुनाव आयोग के काम पे लगे हुए हैं और उसी काम में पूरे साल मसरूफ रहते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का काम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो, और पूरी केयर और पूरी देखभाल बच्चों की नहीं हो पाती। और इसी वजह से बीच में ड्रॉप आउट भी होते हैं बच्चे, और बच्चे कम भी आते हैं स्कूल। अगर स्टाफ को पूरा मौका दिया जाए और बाकी कामों से हटा के और सिर्फ तालीम पे लगाया जाए, तालीम के अलावा उनसे कोई काम न लिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे ड्रॉप आउट भी नहीं होंगे और बच्चों का हौसला भी बढ़ेगा। और 8वीं क्लास तक अगर बच्चों को पूरी तरबियत मिलेगी तो फिर उन्हें आगे जाने में इंटर तक और बीए तक और बाकी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहां तक पहुंचने में आसानी रहेगी। तो लड़कियों के लिए अलग से सुविधा मुहैया कराई जाए, ये भी तो जरूरी है ना। लड़कियों के स्कूल खोले जाए। जी, लड़कियों के स्कूल देखिए, ये जूनियर एजुकेशन तक तो सब कंबाइन ही है, गर्ल्स का भी और बॉयज का भी। बात रही मतलब इंटर के बाद की जो हायर एजुकेशन है, तो अब हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए बिल्कुल, या फिर उनके लिए अलग इदारे होने चाहिए। जी रामाधर शर्मा, आप क्या कहते हैं? जल्दी से, क्योंकि वक्त कम है। हर एक बिंदु, हर एक मसले का हल रिजर्वेशन नहीं है। देखिए, स्कूल में अभी जैसे नया स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम आया है, साक्षरता के बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेटवर्क जब हमारे यहाँ देश में सभी पंचायत स्तरों तक जब फैलेगा तो निश्चित रूप से हमको शिक्षा में एक क्रांतिकारी बढ़ोतरी नजर आएगी पूरे देश में। और मौलाना साहब जैसे शिक्षाविद लोग जो हैं, समाज सेवक लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी बातों को लोग तवज्जो देते हैं, ऐसे लोगों को भी अतिरिक्त दायित्व निभाना चाहिए कि लोगों को प्रेरित करें कि बच्चियों को भी घर से निकाल के स्कूलों तक, मदरसों तक, स्कूलों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल। शकील आलम सैफी, कौन सा कदम उठाया जाए जो लड़कियां आज़ादी के साथ बाहर निकलें और तालीम हासिल करें? संक्षेप में, मुख्तसर। इसमें सरकारें हिम्मत दिखाएं और शिक्षा का बजट बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है अभी, लड़कियों, खासकर लड़कियों की तालीम के लिए, और स्कूलों की तादाद लड़कियों की ज़्यादा बढ़े, तभी मैं समझता हूं कि इसमें बजट की कमी है। जी बिल्कुल। इलियास मलिक, स्कूलों के क्या साथ एक चीज और मैं कहना चाह रहा था कि स्कूलों के साथ हायर एजुकेशन या 10th 12th के बाद हॉस्टल्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, बजट की बात, क्योंकि कई प्रॉब्लम ऐसी आती हैं कि जैसे बजट की भी आवश्यकता शहरों में हॉस्टल नहीं है, बाहर से अगर लड़कियां आके रहना चाहती हैं तो वो रह नहीं पाती, उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती, तो हॉस्टल भी बनाए जाने की बहुत सख्त जरूरत है।
उसकी तो क्या बात करेंगे, रिहायश देखिए, की देखिए, स्थिति जी मौलाना बहुत मौलाना गंभीर 10 है। सेकंड में, चूंकि वक्त हमारे पास नहीं, मौलाना पैसों की कमी की वजह से भी दिक्कतें आती हैं, जल्दी से मौलाना सैयद अहमद, जल्दी से। देखिए, वक्त नहीं है दिक्कतें हमारे बिल्कुल आती हैं पैसों की कमी की वजह से। हमें एक फंड की जरूरत है और हमारी हुकूमत को ये चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। जी। इन लड़कियों के लिए, खास तौर से उन लड़कियों के लिए जो जिनके वालिदैन या जो लोग इस लायक नहीं हैं, उनके लिए जरूर कोई फंड ऐसा करे ताकि वो लोग घर से बाहर आएं। जी, घर और से बाहर आएं। हम लोग उसमें पूरा कोऑपरेट करेंगे हुकूमत को, जिस तरह भी हो जागरूक सकता करने है। की भी आवश्यकता है ताकि लड़कियों को बाहर निकाला जाए और वो आला से आला तालीम हासिल कर सके। आप तमाम मेहमानों का, मौलाना सैयद अहमद आपका, इलियास मलिक साहब आपका, अनीसुर रहमान सैफी आपका, रामाधर शर्मा आपका और शकील आलम सैफी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें आपने पार्टिसिपेट एक करने के सार्थक लिए। बहस कराई, इसके जी। लिए बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल वन की हमेशा कोशिश रहती है कि शिक्षा के लिए जो काविशें हो रही हैं उसको सामने लाई जाए और जहां कमियां हैं उसे भी उजागर किया जाए। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।